हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में दो पीजीटी की वैकेंसीज निकली हुई थी। तो पहले जो एग्जाम पैटर्न था उसको विड्रॉ कर लिया गया था और अभी न्यू एग्जाम पैटर्न आया है एचपीएससी के द्वारा। अभी मतलब काफ़ी चेंजेस कर दिए गए हैं। तो देखते हैं क्या ये चेंजेस सही हैं या क्या रॉन्ग है, क्या एग्जाम पैटर्न अभी आया है आपका। ठीक है, तो एचपीएससी के द्वारा नया एग्जाम पैटर्न रिलीज कर दिया गया है, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और अब आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इसको लेके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिस मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे अनाउंस किया गया है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं, ग्रुप बी की पोस्ट होती है ये, इन वेरियस सब्जेक्ट, मेवात काडर हो या फिर आपका रेस्ट ऑफ हरियाणा, इनमें ये सब्जेक्ट है। तो हमारा केमिस्ट्री का भी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले अब क्या कर दिया है, यहाँ पे पहले प्रीलिम्स टेस्ट होगा आपका, उसके बाद मेंस होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। अब 3 स्टेज में यहाँ पे सिलेक्शन होने जा रहा है। देखिए, पहले ही ये जो बच्चे होते हैं ऑलरेडी एचटेट को क्वालिफाई करके आते हैं, तो ऐसी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस बनाना तो ये थोड़ा सा रोंग लग रहा है कि सही नहीं लग रहा है इसमें। और इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो देखते हैं कि करके। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें इसको, अगर हम यहाँ पे इसको देखें पढ़ें, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट स्टेज आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसमें कि 100 क्वेश्चन आएंगे, है ना। जो क्वेश्चंस रहेंगे वो सिलेबस से होंगे, है ना। एजुकेशनल साइकोलॉजी होगी, पैडागोगी होगी, जर्नल एबिलिटी जो पहले था वही होगा, है ना। और साथ में आपका सब्जेक्ट भी रहा होगा, यहाँ पे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसमें आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और ये सब भी देखने को मिलेगा। ये 100 नंबर का टोटल एग्जाम होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा। एंड यहाँ पे मतलब इक्वल मार्क्स रहेंगे। फिफ्थ ऑप्शन भी दिया रहेगा, अगर आप किसी भी ऑप्शन में टिक नहीं करते तो आपको फिफ्थ ऑप्शन पे टिक करना होता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। ठीक है, ये सारी बातें हमने भरी। इसके बाद यहाँ पे क्या है, द क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी फॉर द सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। जो आपके हैं बाकी सारे किस में होने वाले हैं, आपका केमिस्ट्री का जो एग्जाम वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा ओनली। ये कंडीशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़िए। अ कैंडिडेट विल बी स्कोर अ मिनिमम 25% मार्क्स टू क्लियर स्क्रीनिंग टेस्ट। इस 100 में से आपको क्या करने पड़ेंगे, 25 मार्क्स तो कम से कम लेने पड़ेंगे अगर आप इसको क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो 25, 100 में से 25 लेने पड़ेंगे। उसके बाद देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ 25 ले लिए तो आपका एग्जाम क्वालिफाई माना जाएगा, नहीं। इस पॉइंट को पढ़िए, नेक्स्ट पॉइंट को। कैंडिडेट 4 टाइम्स द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट पोस्ट कैटेगरी वाइज विल बी कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस, है ना, नेक्स्ट स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस। तो उसके बाद जिन्होंने 25% स्कोर किए, उसके बाद देखा जाएगा कि 4, मान लो फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री की हमारी जनरल कैटेगरी की अगर आपका 30 पोस्ट है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 120 बच्चों को बुलाया जाएगा जिनके मार्क्स 25% से ज्यादा है ना। मान ले हो सकते हैं कि 120 वाले ऐसे हों जिन्होंने 60 स्कोर किया हो, 60 प्लस स्कोर किया हो, ऐसे ही इतने बच्चे हों 120, तो उन्हीं को बुलाया जाएगा आपका सेकंड स्टेज के लिए। तो ऐसा नहीं कि 25 मार्क्स ले लिए तो आपका कंफर्म हो गया कि आप सेकंड स्टेज के लिए जा रहे हैं। इसके बाद भी पोस्ट का 4 टाइम्स जितने बच्चे होंगे उन्हीं को बुलाया जाएगा, वो कट ऑफ लगेगी, वही बात आ गई नॉर्मल वाली। ठीक है, तो यानी कि ऐसा नहीं कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपको यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, हाई स्कोर करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द स्क्रीनिंग टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड फॉर द फाइनल सिलेक्शन। देखिए, ये सिर्फ क्वालिफाई होगा, जो आपको 4 गुना स्टूडेंट बुलाए जा रहे हैं उनमें आपका नाम आना जरूरी है, तो ये ओनली शॉर्ट लिस्टिंग के लिए होगा। जो फाइनल आपका एडमिशन होगा, फाइनल आपका सिलेक्शन होगा, उसमें इसका कोई रोल रहने वाला नहीं है। अब सेकंड स्टेज की बात करें तो दिस इज योर, इसको इन्होंने बोल दिया कि ये है आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। ये 3 घंटे का होगा और ये सब्जेक्टिव होगा भाई, 3 आवर्स का होगा। पोस्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस इज अवेलेबल, सिलेबस वही है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया गया है फिलहाल तो। एंड इसमें द क्वेश्चन पेपर विल बी हिंदी एंड इंग्लिश, वही बात है यहाँ पे। ये 150 मार्क्स का होगा। पेपर सब्जेक्टिव होगा, इसमें आपको लिख के आना पड़ेगा, है ना, लिखना पड़ेगा इसमें। उसके बाद नो कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एंड वाइवा अनलेस, अगर आपके 35% से कम नंबर आते, मान लो जो 120 बच्चे बुलाए थे उनमें से किसी के भी 35% से ऊपर नंबर नहीं है, तो किसी को भी इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा, सारी पोस्ट वैकेंट रह जाएंगी। तो मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि आपके 35% मार्क्स आने ही आने चाहिए इस सब्जेक्टिव पेपर के अंदर।
ठीक है। अब भाई वही बात फिर से आ गई यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका 75% आ गए तो आपको बुलाएंगे। उसके बाद भी क्राइटेरिया क्या है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी द 2 टाइम्स। अब ये 2 टाइम्स बुलाए जाएंगे वैकेंसीज का। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर 40 अगर आपका कितनी वैकेंसीज बताई थी भाई, वहां पे मैंने 4 टाइम्स कर दिया था हमने उनका, 40 वैकेंसीज है। तो अब इंटरव्यू के लिए आपको 160 में से मान लीजिए 40 वैकेंसीज हैं, तो आपको 2 टाइम्स 80 ही बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, और वो 80 भी वो होंगे जिनके मार्क्स रहे होंगे 35% से ज्यादा। ठीक है। उसके बाद इंक्लूडिंग ब्रैकेट कैंडिडेट्स इफ एनी ऑफ द कैटेगरी एडवर्टाइजमेंट पोस्ट, ये दिखा रखा कि मिनिमम इतने। उसके बाद देखो इसकी जो वेटेज रहेगी सेकंड स्टेज की, 150 में से आपका जितने मार्क्स आए, फॉर एग्जांपल 150 में से आपका 100 मार्क्स आए हैं, तो इसकी जो वेटेज रहेगी आपका ओवरऑल फाइनल सिलेक्शन में, वो 87.5% रहने वाली है, 87.5%। उसके बाद थर्ड स्टेज इज योर इंटरव्यू। इंटरव्यू की वेटेज रहेगी आपका 12.5%, और फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनाई जाएगी वो सेकंड स्टेज के एग्जामिनेशन के मार्क्स पे एंड इंटरव्यू के बेसिस पे बनाई जाएगी। तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इसको। पहली बात तो देखो भाई, अगर मैं आपको बताऊं सच्चाई क्या कहती है, उसके बाद थोड़ा सा बताऊंगा कि आप किस तरीके से काम करें। पहली बात तो वैकेंसीज ही बहुत दिनों के बाद आई हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पीजीटी केमिस्ट्री की जो वैकेंसी है, वो ओनली फॉर मेवात कैडर है ना, रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए तो है भी नहीं, ओनली मेवात कैडर के लिए आई है भाई, वो मेवात कैडर के लिए आई है। और उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज भी शायद कम ही है, अभी ध्यान नहीं मुझे एग्जैक्ट, शायद टोटल 56 ही वैकेंसीज है। और उसके बाद पहले आप एचटेट क्लियर करो। एचटेट की तो बाद की बात है, मैं आपको बताता हूं। पहले आपने एमएससी की हुई होनी चाहिए केमिस्ट्री से, उसके बाद आपने बीएड की हुई होनी चाहिए, उसके बाद आप एचटेट करो, एचटेट के बाद आप स्क्रीनिंग दो, स्क्रीनिंग के बाद आप सब्जेक्टिव दो, सब्जेक्टिव के बाद आप इंटरव्यू दो, और उसके बाद भी क्या पता आपका एडमिशन हो या ना हो। तो ये तो भाई मुझे लग रहा है कि आपका यूपीएससी का जो आईएएस का एग्जाम होता है ना, उससे भी टफ प्रोसीजर हो गया है ना। अगर आप यूपीएससी की भी बात करेंगे, वहां पे प्री होता है आपका, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है, यही तो होता है ना। और उसके लिए ऐसा नहीं है आपको कि एमएससी की हुई होनी चाहिए, बीएड की हुई होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। यहां तो पहले ये 3 क्राइटेरिया ये वाला है, उसके बाद आपका यहाँ पे 3 और क्राइटेरिया लेके आ गए हैं। पता नहीं क्या किसको किसको भर्ती कर रही है, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। वैकेंसीज बहुत कम है ऑलरेडी। तो भाई ये देखो बिल्कुल सरकार की मंशा आप देख सकते हैं कि कैसी है, आप खुद समझ लीजिएगा इस चीज को, तो क्या करना चाहते हैं। बट छोड़ो भाई वो सारी बातें, अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। अब आपको क्या करना है, देखिए भाई जो सिलेबस दिया हुआ है, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस दिया हुआ है, वो तो 11th-12th बेस का ही है ना, वो तो आपका 11th-12th बेस का ही है। तो अब बात आती है मेन, तो भाई प्री की तो आप जैसे प्रिपरेशन कर रहे थे वैसे ही करते रहेंगे, जो स्क्रीनिंग टेस्ट है आपका उसकी तो वैसे ही प्रिपरेशन करते रहेंगे जैसे पहले कर रहे थे। उसके बाद मेन बात आती है, अब सब्जेक्टिव आ गया जी, इसका क्या करना है। तो देखो भाई मैं तो आपको बार बार यही बात कहता हूं, आपका काम ये होना चाहिए, जो भी बच्चे पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी पीजीटी की 11th से लेके एंड एमएससी तक के टॉपिक केमिस्ट्री आपको क्लियर करनी है। अगर भाई ये आप क्लियर कर लेते ना, तो मैं कहूंगा कि आपको यार सरकारी जॉब पे डिपेंड रहना ही क्यों है ना। आपका काम ये होना चाहिए, जो भी बच्चे पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरी बात को फिर से नोट कर लें, चाहे वो कोई भी पीजीटी एग्जाम क्यों ना हो, आपका काम ये है कि आपको 11th से लेके एंड बीएससी तक कुछ टॉपिक एमएससी तक के क्लियर करने हैं अच्छे से। आपके खुद के कंसेप्ट क्लियर होंगे ना, तो आपको किसी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप टीचर लग जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब से भी ज्यादा सैलरी ऑफर की जाएगी, है ना। उसके बाद यहाँ पे आप खुद का भी कोचिंग कर सकते हैं अगर आपको नॉलेज है तो, है ना। और अगर ये चीजें आपकी क्लियर हो रही है तो आपके एग्जाम के क्लियर होने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा है। तो भाई सब्जेक्टिव पेपर बहुत सारे आप में से जो है ऑलरेडी कहीं ना कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पीजीटी टीचर होंगे, है ना, वो बताते होंगे बच्चों को कि कैसे लिखना होता है, 12th का सीबीएसई का पेपर कैसे लिखते हैं। वैसे ये सब्जेक्टिव अप्रोच जो 12th के बच्चे देते हैं, उसी तरीके से आपको चीजें लिख के आनी है, काफी वेल मैनेज तरीके से लिखना है, डिटेल में एक एक बातें बतानी है। जैसे हम बच्चों को गाइड करते हैं वैसे ही हमें सब्जेक्टिव में लिखना है। बट मेन काम तो वही है ना। ऑब्जेक्टिव में तो हम कई बार ट्रिक का यूज कर लेते हैं, बट सब्जेक्टिव में आपका कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो मैं तो आपको बार बार यही बात कहना चाहूंगा कि कोर्स में हमने भाई काफी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करवाए हैं आपके, उन कंसेप्ट को क्लियर कीजिए तो कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं, ना सब्जेक्टिव में, ना प्री में, ना मेंस में। सॉरी, सब्जेक्टिव तो होगा, उसके बाद इंटरव्यू में अगर आपके कंसेप्ट क्लियर तो क्या ही पूछ लेंगे, है ना। तो इसीलिए मैं आपको कहना यही चाहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार कोई भी अपना जो एग्जाम पैटर्न लेके आए, आपका काम ये होना चाहिए कि आपको 11th 12th ग्रेजुएशन तक के टॉपिक क्लियर होने चाहिए,
चाहे वो कुछ ही पूछ ले, आप उसको अच्छा करेंगे। तो मेन फोकस वही है भाई आपका कि आप अपने कंसेप्ट क्लियर करते जाए, अच्छे से करते जाए। सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव के लिए भी अप्रोच बताएंगे, एक बार आप प्री को क्वालिफाई कर लीजिए। सब्जेक्टिव की अप्रोच यही रहेगी, जिसके कंसेप्ट क्लियर वो अच्छे से उसको लिख के आएगा, ठीक है। तो ये था जी HPSC PGT का एग्जाम पैटर्न। हो सकता है कि क्या पता फ्यूचर में इसमें भी कुछ चेंजेस कर दें, कुछ बच्चे कोर्ट केस करने के लिए बोल रहे हैं भाई, वो सारा है, लेकिन मैं तो आपको कहूंगा फिलहाल ये सलाह दूंगा कि आप इसके ऊपर काम करें। 11 से लेके ग्रेजुएशन तक के टॉपिक क्लियर करें। अगर आपके अंदर ये स्किल आ गई कि मेरे मुझे आता है भाई ये सब कुछ, तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे फिर सरकारी पे डिपेंडेंट रहना ही क्यों है, ठीक है जी। तो होप कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।